खुशी की बात है कि मेरे फॉर्मर बॉस राजदीप सरदेसाई के साथ मुझे पुरस्कार मिला। जतिन दास साहब मंच पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्तों। आपने गौर किया होगा, राजदीप ने एक बात कही थी कि हवा में जहर है। क्या कहा था अभी अरिंदम ने? अरिंदम ने कहा था कि 2014 से पहले ये सब नहीं होता था जो अब होता था। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स टूटने लगे हैं। ये दो चीजें अभी अभी आपने सुनी। क्या कभी आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आपका जो मुख्य धारा का मीडिया है वो दंगाई का किरदार निभाने लगा है। गौर कीजिएगा, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। एक पत्रकार एक न्यूज चैनल पर खड़े होकर, एक ऐसा न्यूज चैनल जो इस देश का सबसे धनी आदमी चला रहा है, उस पर खड़े होकर जानते हो क्या कहता है? वो दंगाइयों के फाइनल सॉल्यूशन की बात करता है। आप में से जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है, आप जानते होंगे कि ये फाइनल सॉल्यूशन शब्द हमने कब इस्तेमाल किया था? 1940 में, जब नाज़ियों ने इसी शब्दावली का इस्तेमाल यहूदियों के लिए किया था। और अब एक चैनल पर खड़े होकर एक ऐसा पत्रकार जिस पे कुछ दिनों पहले दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज हुआ है, वो व्यक्ति ये कह रहा था। उसको जायज ठहराने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सामने आई। आपका मीडिया जो है वो आज की तारीख में दंगाई का किरदार निभा रहा है। उसके जरिए जो प्रोपेगेंडा, और वो जो प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखते हैं, उसके जरिए इस देश की बहुमत को यह समझाया जा रहा है कि आप खतरे में हैं, आपका अस्तित्व खतरे में है। अगर माननीय सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक देश जिसकी 80% आबादी हिंदू है, इस देश जिसके इतिहास में ढेरों ऐसी दास्तानें हैं जहां इस देश के हैव नॉट्स के साथ अत्याचार हुआ है, लोग 12-12, 13 साल तक जेल में पड़े रहे हैं और 15 साल बाद रिहा हो जाते हैं। कुछ नहीं पता था कि इन्हें क्यों जेल में डाला गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी एक खास मजहबी पहचान थी। उस देश का मेजॉरिटी को यह समझाया जा रहा है कि तुम खतरे में हो। दिलचस्प बात क्या, मैं आपको बताता हूं। ये जो न्यूज चैनल्स आपको सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं? वो आपको यह सिखाते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा आपने पहले कहां सुना है 2014 से पहले? यही बातें कट्टर इस्लामवादी मध्य पूर्व के देशों में अपनी सत्ता, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपने फॉलोअर्स को कहते हैं ना, इस्लाम खतरे में। ये बात आप सुनते हैं कि नहीं? यानी कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, आप उसी के जैसे बनते जा रहे हैं। यह अपने आप में कितनी अजीबोगरीब बात है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश की जनता को यह समझाया जाएगा कि आप खतरे में हैं, आपको डर के रहना चाहिए, आप खाक तरक्की करेंगे। आप हमेशा एक परिवार में रहेंगे, आपको डराया जाएगा कि आप खतरे में हैं, आप डर में हैं, आप कहां तरक्की करेंगे? और क्या यह इस देश की सेहत के लिए बेहतरीन है, अच्छा है कि आपको हमेशा डरा कर रखा जाए? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अरिंदम ने यह कहा कि मैं बहुत फिल्मों में मेरी दिलचस्पी है। 2-3 गानों का जिक्र करना चाहता हूं मैं आपको। मधुबन में राधिका नाचे रे, मन तड़पत हरिदर्शन को आज, मुहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। ये तीनों गाने हिंदू सोच, हिंदू सेंसिटिविटीज से जुड़े हुए गाने हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसका संगीत किसने दिया? डज एनीबॉडी नो इन तीनों गानों का संगीत किसने दिया? नौशाद साहब ने। क्या आप जानते हैं कि उस गाने को लिखा किसने? शकील बदायूनी। क्या आप जानते हैं कि मोहे पनघट पर नंदलाल छेड़ गयो करे को छोड़ के बाकी दोनों गाने किसने गाए? रफी साहब। मधुबन में राधिका नाचे रे गाया किसने? उसे इनैक्ट किया दिलीप साहब। यह खूबसूरती इस देश की रही है कि आप और हम, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, जब हम साथ रहते हैं, यह सिर्फ फलसफा नहीं है। हम लोग जब साथ रहते हैं तो हम सब आपस में जुड़े रहते हैं।
इसे आप सिर्फ फलसफा या एक बोरिंग फिलॉसफी मत समझिए। क्या वजह है कि नौशाद साहब एक मुसलमान होते हुए भी मन तड़पत हरिदर्शन को आज का संगीत दे पाते हैं, शकील बदायूनी उसको लिख पाते हैं, दिलीप कुमार गंगा जमुना में एक राम भक्त का किरदार निभाते हैं, जावेद अख्तर विजय वर्मा जैसा किरदार स्क्रीन के लिए लिखते हैं, राही मासूम रजा महाभारत लिख डालते हैं उसके डायलॉग्स, और दूसरी तरफ एक निहायत ही अवसरवादी आदमी शुक्ला जी का लड़का मनोज मुंतशिर शुक्ला आदि पुरुष लिखता है। और ये कौन है मनोज मुंतशिर शुक्ला? अभी 3 साल पहले तक वो हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करता था। वो ये तक कहता था कि मैं अगर इलाहाबाद के रहने वाला हूं, अगर आप मेरे शहर का नाम प्रयागराज कर दोगे तो मानो आप मेरी मां का नाम बदल दोगे। वो ये भी कहता था कि महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम जनरल होते थे एंड वाइस वर्सा। आज उसे यह महसूस हो गया कि नफरत परोस के चंद्रशेखर आजाद की पहचान को महज तिवारी तक सीमित रख के इन तमाम चीजों से उसको फायदा हो रहा है। अब उसकी बात सुनिए आप। ये अवसरवादी, ये मीडिया, ये आप लोगों को ब्रेन वॉश करके आपका कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। एक और छोटी मिसाल देता हूं, वैसे 10 मिनट हो जाए तो घंटी बजा दीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने अमर अकबर एंथनी सिनेमा हॉल में देखी? कैन आई हैव अ शो ऑफ हैंड्स? ठीक है। और आप में से कितने लोगों ने जब बचपन में जब ये फिल्म आई थी, आपको याद है हम लोग जब बचपन में खेला करते थे इस फिल्म पे, तो वो गाना है अमर अकबर एंथनी, तो सभी दोस्तों में लड़ाई होती थी कि यार एंथनी गोंजाल्विस कौन बनेगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई आज की तारीख में इमेजिन करिए अमर अकबर एंथनी रिलीज हो जाए, ट्विटर पर ट्रेंड होगा हिंदू फॉर अमर। दिस विल हैपन। अमर अगर एंथनी गोंजाल्विस की पिटाई कर देगा तो पता चला कोई इंस्पायर होके 2-3 चर्च को तोड़ाएगा। हम इस दौर में जी रहे हैं। वो अमर अकबर एंथनी का अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग था? हाँ, ऐसा तो 2 इस बार होता है, पुलिस का केस हो या ओलंपिक का रेस हो। उसका एक डायलॉग है उसमें। अब वही डायलॉग अगर आज के दौर में, या ऐसा तो 2 इस बार होता है, नफरत का केस हो या वोट का रेस हो। देखिए, मैं फिल्मों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारी फिल्मों ने, हमारी मीडिया ने कभी भी हमें बांटने का प्रयास नहीं किया। 2014 से पहले चाहे गुजरात दंगे हों, चाहे मुजफ्फरनगर में हुए दंगे हों, हम जब उसे कवर किया करते थे तो एक जिम्मेदारी के लिहाज से किया करते थे। हम भड़काया नहीं करते थे। आज की तारीख में हर न्यूज चैनल का हर प्राइम टाइम एंकर झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। उनके जो कार्यक्रम है दंगा भड़काने के काम आते हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं और आप और हम सब उससे ब्रेन वॉश्ड हैं। दुख की बात यह है कि वही जहर, वही नफरत हम लोग अपने ड्राइंग रूम्स में सुनते हैं। आप और हम तो अपनी सोच को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की सोच को बर्बाद कर रहे हैं। और क्या हम उसकी कीमत को, हमें क्या इस बात का अंदाजा है कि हम क्या कीमत चुका रहे हैं उसको लेकर? राजदीप अब है नहीं तो ऑब्वियसली मैं बोल नहीं सकता हूं, वो बैलेंस आउट कर रहे थे। नो सर, देयर इज नो बैलेंसिंग आउट। देयर कैन नॉट बी न्यूट्रलिटी बिटवीन, मतलब अत्याचारी और पीड़ित के बीच में बैलेंस क्या है भाई? जिसके हाथ में ताकत है, जो अपना प्रोपेगेंडा रौंद रहा है, जो अपना जहर रौंद रहा है मास मीडिया के जरिए, उसमें और विपक्ष जो बिल्कुल अनाथ है, उसमें क्या बैलेंस है? मेरा सिर्फ यही कहना है कि मीडिया कम से कम अपना काम करे, सत्ता से सवाल करे और दंगाई बनने का किरदार बंद करे। क्योंकि हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑफ द रेडियो रवांडा? रवांडा देश में, जिन लोग नहीं जानते हैं, रवांडा में एक रेडियो होता था। वहां पर शराब के नशे में एंकर्स आते थे या अनाउंसर्स आते थे
और वो लोग माइनॉरिटीज के बारे में गालियां बकते रहते थे। नतीजा वहां एक जेनोसाइड हुआ टूत्सी समुदाय का। हम 2023 में भारत में जी रहे हैं और देखिए पिछले 5 साल में हमारा जो मीडिया वो रेडियो रवांडा से बदतर है। कोई जेनोसाइड नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। इन्हें जो नशा है और उस नशे से आप सब शराब हो रहे हैं। मुझे वो किशोर दा का गाना याद आता है। किशोर दा का एक गाना है, प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारों, एक ही साज के तार हैं हम, हमको मिलजुल के रहना है यारों। हे सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो, तुमको लेना डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। क्या बात कही है बॉस ने यार। एंड दिस वाज अ ब्लैक एंड वाइट फिल्म। उन फिल्मों को फिलॉसफी रोमांस बता के आप नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर अब भी हमारे लिए इतना कुछ सीखने को है वहां से ना। इसलिए मैं कहने को एक जर्नलिस्ट हूं, कहने को यूट्यूब के जरिए उसी नफरत के खिलाफ बोलते रहता हूं। मगर मेरा आखिरी ठिकाना फिल्में किशोर दा, एस.डी. बर्मन, नौशाद ही रहते हैं। और आप भी वही कीजिए, क्योंकि उम्मीद की किरण वहीं से दिखाई देती है। शुक्रिया। Thank you so much. Wow.